नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस व्याख्यान में स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक के मैथमेटिकल फॉर्मेशन को देखा था। किसी भी रैखिक कार्यक्रम समस्या का हल ज्ञात करने की जो पहली आवश्यकता होती है वो उस समस्या को गणितीय रूप में प्रकट करने की होती है। हमने उसको गणितीय रूप में प्रकट करना सीखा। इसके बाद में उस समस्या का हल ज्ञात करने के लिए जो विधियां हैं वो मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। एक तो हम उसको रेखाचित्र से हल कर सकते हैं और दूसरी इसकी सिंप्लेक्स विधि है। आज हम रेखाचित्र से विधि से रैखिक कार्यक्रम समस्या को हल करना सीखेंगे। रेखाचित्र विधि जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें एक ग्राफ बनता है, एक रेखाचित्र बनता है। और हम ये जानते हैं चित्र से कि किसी रेखाचित्र पर एक OX एक्सिस होता है, एक OY एक्सिस होता है, या OX1 या OX2 होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसके ऊपर और एक वर्टिकल लाइन होती है 90 डिग्री के अपन बनते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर ग्राफ की जो रेखाखंड खींचे जाते हैं। तो किसी भी ग्राफ के अंदर दो रेखाएं होती हैं जो 90 डिग्री पर मिलती हैं, और उसके बाद में उसके अंदर जो रेखाखंड होते हैं वो खींचे जाते हैं, और उससे कोई भी कर्व या रेखाखंड जो भी होते हैं वो खींचते हैं, तब वो एक रेखाचित्र बनता है और वो कोई न कोई मैसेज देता है। तो इस रेखाचित्र विधि के अंतर्गत जब हम किसी भी रैखिक प्रोग्राम समस्या का हल करते हैं तो ये एक इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसके अंतर्गत हम केवल दो निर्णय चर होने पर ही किसी समस्या का हल कर सकते हैं, क्योंकि केवल दो ही एक्सिस होते हैं, OY या OX1 OX2। इसलिए यदि निर्णय चर दो से अधिक हैं तो रेखाचित्र विधि से प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता। तो ये बात एक तो विशेष तौर से ध्यान रखनी होती है कि यदि किसी लक्ष्य फलन के अंदर दो से अधिक निर्णय चर हैं तो हम उस प्रश्न को रेखाचित्र विधि से हल नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में हमें सिंप्लेक्स विधि काम में लेनी पड़ेगी। लेकिन पहले हम रेखाचित्र विधि देखते हैं जहां पर केवल दो ही निर्णय चर हों, तो हम किस तरीके से रेखाचित्र विधि से उसको हल करते हैं, यह हमें आज इसके अंदर सीखना है। पिछला जो व्याख्यान था उसमें अपने एक उदाहरण लिया था जिसके अंदर किसी इंडस्ट्री में P1 P2 दो उत्पाद बनाए जाते हैं, और उन उत्पाद को बनाने के लिए दो मशीनें काम करती हैं, M1 और M2। प्रत्येक उत्पाद बनाने के लिए प्रत्येक मशीन पर उपयोग किए जाने वाले घंटों की मात्रा दे रखी थी और प्रत्येक मशीन की कुल कैपेसिटी घंटों के रूप में भी दे रखी थी। प्रत्येक उत्पाद की जो कंट्रीब्यूशन या लाभांश है प्रति इकाई वो भी हमें ज्ञात था। इसके आधार पर हमने जो उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया था वो ये था: मैक्सिमाइजेशन Z = 60x1 + 50x2 सब्जेक्ट टू x1 + 2x2 <= 40। ये मशीन M1 का प्रतिबंध था। 3x1 + 2x2 <= 60 ये मशीन M2 का प्रतिबंध था। और जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्टेंट्स थे जिसको हम ऋणेतर प्रतिबंध या अऋणात्मक प्रतिबंध बोलते हैं, वो x1 > 0 और x2 > 0 था। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन था जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। उस मैथमेटिकल फॉर्मेशन को यहाँ हमने फिर से लिखा है ताकि हम इसका हल निकाल सकें, यानी x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो इसमें एक बात तो निश्चित हो गई कि ये जो रेखाचित्र विधि से हल करने के लिए एक बात यहाँ ध्यान रखें आप
कि जितने प्रतिबंध होंगे उतनी ही रेखाएं खींची जाएंगी, रेखाखंड होंगे। जैसे इसके अंतर्गत 2 प्रतिबंध हैं ऋणोत्तर प्रतिबंधों को छोड़ते हुए, तो 2 प्रतिबंध हैं मशीन M1 और M2 का, दोनों के लिए 2 प्रतिबंध है, तो प्रत्येक प्रतिबंध के लिए एक रेखाखंड खींचा जाएगा, तो 2 प्रतिबंधों के लिए 2 रेखाखंड खींचे जाएंगे। जब हम मशीन M1 के लिए जो प्रतिबंध है उसके लिए रेखाखंड का निर्माण करेंगे, तो पहले हम इस प्रतिबंध को लिख लेते हैं, x1 + 2x2 ≤ 40। अब इसका रेखाखंड बनाने के लिए, रेखाखंड कब बनेगा, जब एक साइड x1 रेखा के ऊपर कोई बिंदु प्लॉट होगा और एक बिंदु x2 रेखा के ऊपर प्लॉट होगा। जब दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो वो एक रेखाखंड बन जाएगा। ऐसे ही मशीन M2 के बारे में होगा। तो जब मशीन M1 की जब अपन बात लेते हैं तो इसका एक रेखाखंड बनाने के लिए हमें इस प्रतिबंध से 2 बिंदु निकालने पड़ेंगे, यानी x1 और x2 का 2 बिंदु निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए मशीन M1 से केवल x1 प्रोडक्ट ही, P1 प्रोडक्ट ही बनाया जाता है, P2 प्रोडक्ट बिल्कुल बनाया नहीं जाता। तो क्या होगा, x1 ही बनाना है, x2 बनाना ही नहीं है, तो x1 = 40 हो जाएगा। x1 की वैल्यू तो 40 आएगी और x2 की वैल्यू आएगी 0। अब हम दूसरी के अंदर लेते हैं कि केवल P2 प्रोडक्ट ही बनाना हो, तो फिर x1 = 0 हो जाएगा और x2 = 20 हो जाएगा। क्यों, 2x2 = 40 मानते हुए अपन ये मान लेंगे कि पूरी क्षमता का उपयोग केवल x2 के लिए किया जाए, तो फिर ऐसी स्थिति में 20 यूनिट्स x2 के लिए बनेंगी या P2 प्रोडक्ट के लिए बनेंगी, क्योंकि अपने x1 जो है वो P1 के लिए माना है और P2 के लिए x2 माना है, तो x2 मीन्स P2 प्रोडक्ट की 20 इकाइयाँ बनेंगी। तो इस तरीके से अगर ये बात अपन मानते हुए करते हैं कि पहली बार में संपूर्ण क्षमता P1 प्रोडक्ट के लिए और दूसरी के अंदर P2 प्रोडक्ट के लिए, तो 2 बिंदु हमारे को प्राप्त होते हैं। एक x1 की वैल्यू तो आती है 40 और x2 की वैल्यू आती है 20, राइट। x2 की वैल्यू आएगी 20। तो इस प्रकार से जब x1 के ऊपर 40 और x2 को ऊपर 20 को जब अपन मिलाएंगे तो इस प्रतिबंध की रेखा बन जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपको समझाया गया है इसके अंदर। यदि पूरी क्षमता का प्रयोग M1 मशीन की पूरी क्षमता का प्रयोग केवल P1 प्रोडक्ट के लिए हो, P2 प्रोडक्ट के लिए ही हो, और इस प्रकार से ये दो बिंदु प्राप्त हुए 40 और 20, तो इनसे एक रेखाखंड बन जाएगा। ऐसी ही बात हम मशीन M2 के लिए लेते हैं कि भाई यदि मशीन M2 की संपूर्ण क्षमता यानी 60 घंटे का उपयोग केवल x1 में किया जाए, x2 बिल्कुल बनाए नहीं यानी 0 बनाएं, तो फिर x1 की वैल्यू तो आ जाएगी 20 और x2 की 0। ऐसे ही फिर M2 मशीन का पूरा P2 के लिए किया जाए तो ऐसी स्थिति में x1 आ जाएगा 0 और x2 आ जाएगा 30। इस प्रकार से x2 बिंदु पर तो x2 जो रेखा है उस पर तो 30 प्लॉट करेंगे और x1 पर 20 करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो दूसरे प्रतिबंध की रेखाखंड बन जाएगा। ये दोनों रेखाखंड हमने इस ग्राफ में अंकित कर दिए। पहला जो था उसके अंदर अपन ने 40 और 20 को प्लॉट किया और उसको मिलाया तो ये PQ रेखाखंड बना। दूसरे के अंदर अपन ने x पर 20 और फिर उसके 30 को मिलाया तो ये RS रेखाखंड बना। अब इसके अंदर ये जो आपके एरो लगा रखे हैं, ये एरो आपके एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन को डिसाइड कर देंगे। जैसे PQ का जो एरो है वो आपके लेफ्ट में जा रहा है और RS का भी लेफ्ट में जा रहा है। अब यहाँ पर जहाँ दोनों रेखाखंड कटते हैं उसके जो नीचे की ओर जो लाइन आ रही है S तक, MS, उसका एरो भी लेफ्ट में ही रहेगा।
तो इसलिए वो आगे वाला जो एरो है उनका कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि बाउंड्री जो है वो एम एस के अंदर जो बाउंड्री है वो भी लेफ्ट साइड में रहेगी। ऐसे ही पी एम जो बीच में रेखाखंड रहता है, इस पी एम के जो रेखाखंड है इसका भी लेफ्ट साइड में ही रहेगा, नीचे की ओर ही रहेगा एरो। तो ये ऊपर वाले एरिया का कोई मतलब नहीं रहता, उस एरिया में आपको जाने की मनाही ही है। तो इसलिए ये एरो जो होते हैं वो आपका एक एरिया निर्धारित कर देंगे। ये एरिया बना OSMP। ये जो एरिया बना OSMP, ये इन रेखाओं खंडों से वो सीमाएं निर्धारित हो गई जिनके भीतर सॉल्यूशन स्थित है। तो ये जो इसको कुछ भी नाम दे दो, POSM दे दो या OSMP दे दो, ये वो एरिया है जिसको हम एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। इस एरिया में ही इस समस्या का सॉल्यूशन स्थित है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। ये जो डार्क शेडेड एरिया दिया गया है, ये शेडेड एरिया एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है, जो ये बताता है कि सॉल्यूशन इन बिंदुओं में से भी किसी एक बिंदु पर होगा। इस एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन के कुछ शीर्ष बिंदु हैं, जैसे O, S, M और P। ये शीर्ष बिंदु हैं। इन शीर्ष बिंदुओं में ये सॉल्यूशन स्थित है। हम प्रत्येक जो शीर्ष बिंदु है इसकी जो मात्रा होगी वो मात्रा हम लिखेंगे, और फिर उस मात्रा से जो लाभ बनेगा वो भी हम लिख लेंगे। और जिस बिंदु पर लाभांश की मात्रा सर्वाधिक होगी वही बिंदु सेलेक्ट करेंगे, और उस बिंदु पर x1 और x2 की जो मात्रा होगी वही हमारा सॉल्यूशन आएगा, वही हमारे निर्णय चर का मान होगा, और उस मान के आधार पर जो लाभांश ज्ञात करेंगे वो सर्वाधिक होगा। तो अपन लेते हैं एक एक बिंदु को। जैसे इस एरिया जो था OSMP या जो भी एरिया बना OPMS बोल दो, तो इस O बिंदु के ऊपर जब हम लेते हैं तो x1 की मात्रा भी 0 है और x2 की मात्रा भी 0 है, तो लाभ आएगा 0। फिर आ जाते हैं हम P बिंदु के ऊपर। P बिंदु पर x1 की तो 0 इकाइयाँ हैं, जबकि x2 की 20 इकाइयाँ हैं, राइट। क्योंकि ये जो है OX1 और OX2 जो एक्सिस है तो वो ऊपर की ओर वर्टिकल है। इस पर P बिंदु के ऊपर 20 इकाइयाँ x2 की होंगी, x1 की 0 होगी। तो 60 × 0 प्लस 50 × 20, तो 1000 का लाभांश आता है। इसके बाद में अपना अगला बिंदु आता है वो M बिंदु। M बिंदु को आप ध्यान से देखेंगे तो इस बिंदु के ऊपर जो है वो एग्जैक्ट आपके ग्राफ पर खींचेंगे पैमाने से तो एग्जैक्ट आएगा। तो इसके अंदर इस M बिंदु पर जो दो रेखाएं कट रही हैं, दो रेखाखंड, तो उनको काटने वाला बिंदु M है। तो इस M को जब हम नीचे वर्टिकल की ओर मिलाते हैं तो OX1 जो रेखा है उस पर 10 पर आकर मिलेगा। दैट मीन्स x1 की 10 इकाइयाँ। और अगर इसको अपन लेफ्ट में एनलार्ज करेंगे इस पॉइंट को, तो ये 10 और 20 के बीच में आएगा, तो वो होगी 15 यूनिट्स x2 की। दैट मीन्स x1 की 10 यूनिट्स और x2 की 15 इकाइयाँ इस M बिंदु के ऊपर आती हैं। तो ये अपन ने यहाँ लिख दिया x1 की 10 और x2 की 15, और इनको अपन ने इसका डिविडेंड निकाला तो 60 × 10 और 50 × 15, तो ये 1350 रुपये आएगा। अगला अपना ये जो एरिया कवर्ड है उसमें S बिंदु के ऊपर x1 की 20 इकाइयाँ हैं, जबकि x2 की 0 है। तो 60 × 20 किया और 50 × 0 किया, तो इसका लाभांश आया 1200 रुपये। ये तीन हमारे जो मुख्य रूप से इनके ऊपर वैल्यू आई, उनमें सर्वाधिक वैल्यू M बिंदु पर प्राप्त हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि M बिंदु पर प्राप्त होने का मतलब x1 की वैल्यू 10 आएगी और x2 की वैल्यू 15 आएगी। x1 की 10 और x2 की 15 आएगी, और इस मान के ऊपर लाभ जो है वो 1350 रुपये होगा, जो कि अधिकतम होगा, जो अनुकूलतम होगा, जो ऑप्टिमम होगा। और चूंकि इस लाभ को अधिकतम करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था,
जिसको हमने अचीव कर लिया है। अब आप यहाँ अगर एक बात को ध्यान से देखेंगे तो हमारा एक इसके अंदर बताया गया था कि ये जो सॉल्यूशन आता है, इस सॉल्यूशन की इकाइयों को जब हम प्रतिबंधों में प्रतिस्थापित करते हैं तो जो प्रतिबंध है वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो जैसे आप 10 और 15 को x1 और x2 में रिप्लेस करेंगे, जैसे यहाँ पर ऊपर अपना था x1 और x2, उसमें अगर अपने इसको रिप्लेस करते हैं 10 और 15 को, तो देखिए 10 x1 की जगह 10, 2x2 की जगह 15 गुणा 2 30, तो 10 और 30 हो गए 40। फिर इसी तरीके से 10 इंटू 3 करेंगे तो 30, और 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 और 30 हो गए 60 M2 मशीन के लिए। तो इनके कुल घंटे हैं, उनकी मात्रा मैक्सिमम 60, 40 और 60 संतुष्ट हो जाती है। इसका मतलब ये जो हमारा हल है, ये हल आ गया क्योंकि प्रतिबंध संतुष्ट हो गई। दूसरी बात, हमारा हल ये सुसंगत भी है क्योंकि कोई भी x1 और x2 की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। x1 और x2 की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये हमारा हल सुसंगत हल है। हमारा ये हल सुसंगत हल है। इसको हम बेसिक हल यही कह सकते हैं कि जितने प्रतिबंध होते हैं उतने ही चरों का मान अशून्य है, तो इसलिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी हो गया। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब जितने प्रतिबंध के अंदर जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यदि चरों का मान ज़्यादा होता है तो फिर उससे कम अगर प्रतिबंध होते हैं तब बेसिक वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर अगर अपने देखें तो दोनों ही सिचुएशन बराबर हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें यह होता है कि जितने प्रतिबंध होते हैं उतने ही चरों के मान अशून्य होने चाहिए, इसलिए ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। तो इसको हम जो है वो सारी शर्तें हमारी पूरी हो जाती हैं इस हल के अंदर, और ये जो मान होता है इस मान को हम ऑप्टिमम या मैक्सिमम वैल्यू के आधार पर इसको हम ओके कर देते हैं कि P1 प्रोडक्ट की 10 इकाइयाँ और P2 प्रोडक्ट की 15 इकाइयाँ बनाने पर जो है वो संस्था को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा 1350 रुपये। ये हमारा निर्णय आ गया, ये हमारा डिसीजन आ गया, और ये डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट को प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया इसकी ग्राफिकल मेथड की है। ये ग्राफिकल मेथड की ये प्रक्रिया है। इसके अंदर हमने जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन हमारी इस प्रॉब्लम की थी उसमें सारे प्रतिबंध जो थे वो लेस देन इक्वल टू वाले थे। जब लेस देन इक्वल टू वाले कोई भी जो प्रतिबंध होते हैं तो एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअल में रेखाखंडों के लेफ्ट साइड में बनता है। हम आगे नेक्स्ट वाले में प्रॉब्लम में एक ऐसी प्रॉब्लम लेंगे जिसमें जो प्रतिबंध जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू के होंगे। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू के कॉन्स्टेंट्स होंगे तो उनका एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो रेखाखंडों के राइट साइड में बनेगा, और इसके आधार पर उसका एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन डिसाइड हो जाएगा, शीर्ष बिंदु डिसाइड हो जाएंगे, और उसके आधार पर उसका फैसला हो जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा फायदा है। तो ये हम आगे नेक्स्ट वाला जो अपना व्याख्यान होगा उसमें देखेंगे। आज हमने केवल जो है वो ऐसे ही एक समस्या ली जिसके अंदर 2 वेरिएबल थे। ये क्लियर बात है कि वेरिएबल अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो हम किसी भी सूरत में उसको रेखा चित्र से हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर प्रतिबंध 2 से अधिक हैं तो हम हल कर सकते हैं। यानी प्रतिबंधों की मात्रा कितनी भी हो सकती है, लेकिन चरों की मात्रा केवल 2 होगी, तभी रेखा चित्र से प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके जो प्रतिबंध हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, वो 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे 3 हो तो 3 लाइनें हो जाएंगी, 4 प्रतिबंध है तो 4 रेखाखंड बन जाएंगे, 5 है तो 5 रेखाखंड बन जाएंगे। जितने भी कांस्टेंट्स हैं उतने ही रेखाखंड बन जाएंगे, और फिर अपन उन सभी को खींच करके और एरिया ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन डिसाइड कर लेंगे। जब एरिया डिसाइड हो जाएगा तो फिर उस एरिया के जो शीर्ष बिंदु हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर अपन मात्रा का निर्धारण कर लेंगे, और फिर उसके आधार पर मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन से अपना
फैसला दे देंगे कि कहाँ पर कितनी इकाई वास्तव में बनाई जानी चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही समझेंगे, नेक्स्ट टाइम अपन आगे की प्रॉब्लम लेंगे। धन्यवाद।